स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 आपके यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेरे भाई 5th of 5 की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। ओके, आप लोगों से गुजारिश रहेगी वीडियो के अंत तक बने रहिएगा मेरे भाई। आज का सेशन आपको बहुत बेहतरीन देखने को मिलेगा। ओके, जिन बच्चों ने कल का सेशन मिस किया था उनको मैं बता दे रहा हूँ कि कल हम लोगों ने 12 बजे सेशन लिया था। ओके, मैं भी अपने होम टाउन आ रखा हूँ मेरे भाई, घर आ रखा हूँ, तो थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल चैलेंजेस हैं। ओके, तो एक दो दिन की बात है, एक दो दिन मैनेज करना होगा। बट क्लासेस आपकी प्रॉपर चलेंगी, क्लासेस प्रॉपर आपकी मेरे दोस्त आपको प्रोवाइड की जा रही है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं सर। 7:25 से पहले आने का, अरे वाह क्या बात है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार अपनी तरफ से आप लोग शेयर कर सकते हो, शेयर करना स्टार्ट करिएगा। सो आज का मोटिवेशनल कोट है एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर वी एक्सपायर। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, मौका है तो भुना लो, समय निकल जाएगा तो कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, मौका है तो भुना लो। यहाँ पर चैट में बतियाने से ज्यादा ठीक है कंटेंट पे फोकस कर लो। समय मिला है, पढ़ाई पे फोकस कर लो। ठीक है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है दीन दुनिया में उसको जाने दो। अब आपका काम सिर्फ इतना होना चाहिए कि भाई मेरा सिर्फ एक धर्म है मेहनत। ओके, और मेहनत करो और कुछ मत करो। आपके दिमाग में सिर्फ मेहनत होनी चाहिए, परिणाम बिना सोचे मेहनत करो। अगर आप रिजल्ट सोच के मेहनत कर रहे हो कि नहीं भाई मैं रिजल्ट क्यों नहीं मेरा बढ़िया आ रहा, हर देखो ऐसा होता है कि जब रोटी भी बन के निकलती है ना जो आप खाते हो, तो उसकी भी एक प्रोसेस होती है। ठीक है, और वो प्रोसेस अगर आप अगर उस प्रोसेस को देखोगे ना, तो आपके लिए ये जो रोटी है ना इसकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। मैटर ये है, लाइफ में ना हम लोग सिर्फ रोटी देखते हैं, हम लोग सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, हम कभी प्रोसेस नहीं देखते। अगर आप प्रोसेस समझ जाओगे ना, प्रोसेस अगर जिस दिन ये जो जर्नी है ना इस प्रोसेस को समझ जाओगे, उस दिन ना मेरे को कहना ही नहीं पड़ेगा आपको कि मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो मेहनत करो। ठीक है, बस एक चीज पे ध्यान दो कि हाँ आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हो। आप अपनी तरफ से ये कर सकते हो कि आज अगर 5 फरवरी है तो आज अपना बेस्ट दो। ठीक है, ये सोच के बेस्ट दो कि आज जो मैं कर रहा हूं ना, ठीक है, वो मैं बेहतर करूंगा। ठीक है, आज के बाद जब मैं कल बैठूंगा तो कल और बेहतर करूंगा, ये सोच के कि जो मैंने कल किया था उससे बेहतर। मैं नहीं कहता बहुत आगे तक का सोचो, बस इतना सोच के चलो कि आज जो कर रहे हो वो कल से बेहतर करना है। अगर मैं आज आपके लिए सेशन लेकर आया हूं तो मैं सोच के साथ आया हूं कि हाँ यार मैं ऐसा कुछ करूंगा जो कल से बेहतर होगा। ठीक है, आज वो करूंगा मेरे भाई जो सबसे बेहतर होगा। ठीक है, मैं आज अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, यही आप करिए। बाकी तो रेस्ट चीजें मेरे दोस्त बेस्ट हो ही जाएंगी। ओके, बाकी ऊपर वाले का नाम लेते रहिए, जय श्री राधे करते रहिए। ओके, बाकी यार ये वॉरियर प्रो बैच अगर आपको एनरोल करना है तो बर्थडे गिफ्ट अगर अभी भी आपको 999 में मिल रहा है, क्योंकि ये सिर्फ 1st of 5 के लिए था, कल एक्सटेंड किया गया था, 3rd of 5 के लिए था, फिर ये एक्सटेंड किया गया था। हो सकता है अभी फर्स्ट हाफ में ये रहे फिर हट जाए मेरे भाई। ओके, 12-1 बजे तक तो कोशिश करना आप लोग जाकर Y168 कोड लगा के वॉरियर प्रो 999 में ले लें, नहीं तो इसके प्राइस फिर 1562 हो जाएंगे। ओके, सेम फॉर यहाँ पर टेस्ट गुरु। ओके, टेस्ट गुरु में भी आपके लिए प्री के भी टेस्ट इसमें ऐड करा दिए गए हैं। ओके, सेम कोड आपको इसके लिए भी यूज करना है, इसका भी प्राइस 199 है। ओके, चलिए बाकी आज आप सौरभ सर आप लोगों के लिए कुछ बेहतरीन लेकर आ रहे हैं 5 फरवरी सुबह 11 बजे। ओके, और आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ना है मंथन। और सौरभ सर जब भी कुछ लेकर आते हैं तो निश्चित तौर पे बेहतर ही होता है, इसमें मेरे दोस्त सोचने की बात नहीं है। लेकिन हाँ जो भी है उसमें मेहनत काफी लगी है भाई, रात रात तक सर ने यहाँ पर काम किया है, सर ने, सर की टीम ने। ठीक है मेरे भाई, बहुत मेहनत करी है, तो कोशिश करिएगा समय निकाल कर। ठीक है मेरे भाई, इस सेशन में जरूर जुड़ना। ओके, मंथन में 11 बजे, आज 11 बजे इवेंट लग चुका है, नोटिफाई भी कर लेना। पहले अपॉइंटमेंट इज रिलेटेड टू दी BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। काफी दिन से मैं वर्बली ही पढ़ा रहा था, तो आज वर्बली ना पढ़ते हुए मेरे दोस्त हम लोग इसको लिखित में ही पढ़ लेते हैं, जिससे कि ये बाद में हम लोगों के पास लिखित में रहेगा। ओके, कि BCAS के जो हेड बने हैं इनका नाम है राजेश निर्वाण। ओके, राजेश निर्वाण हैज बीन अपॉइंटेड एज दी डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन। ओके, तो राजेश निर्वाण साहब को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का क्या बना दिया गया मेरे भाई, डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है। ठीक है, न्यूज बढ़िया है। तो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ने अभी इनका अपॉइंटमेंट अप्रूव किया है, किनका, राजेश निर्वाण साहब का, डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ओके, इसके अलावा याद रख सकते हैं कि जो ये BCAS है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत फंक्शन करता है। और जो सिविल एविएशन ऑपरेशन है, ओके, तो सिक्योरिटी ऑफ सिविल एविएशन ऑपरेशन है,
उसकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करता है। सिविल एविएशन ऑपरेशन की देश में जो मेरे दोस्त ऑपरेशंस होते हैं ना, उनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने का काम यहां पर इसका रहता है कि नहीं? है बढ़िया। अब चलिए कुछ एक अपॉइंटमेंट यहां पर हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं जो हमारी जनवरी महीने की रही थी। जैसे कि वैसे तो मैंने कल भी आप लोगों का रिवीजन कराया था, काफी बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने कल भी रिवीजन किया था। आज फिर से समझते हैं, ठीक है? एक है एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, ओके? एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट, इनका नाम है बहादुर सिंह सागू, और इनको अभी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया इसका प्रेसिडेंट चुना गया। ओके, किसका मेरे भाई? एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया का, AFI का न्यू प्रेसिडेंट चुना गया है। इन्होंने अभी किसको सक्सीड किया? इन्होंने किसका भी स्थान लिया है? बहादुर सिंह सागू साहब ने आदिल सु मारीवाला, ओके, इनका स्थान लिया। आदिल सुमारीवाला इनकी जगह पे अपॉइंट हुए, ओके? अभी इसरो के चेयरमैन बने, कौन बने? वी नारायणन, ओके? वी नारायणन इसरो के चेयर बनाए गए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के ये चेयरमैन बने हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इन्होंने किसका स्थान लिया है? एस सोमनाथ साहब का, ओके? और कितने सालों के लिए इनको अपॉइंट किया गया है? 2 इयर्स के लिए। तो ये टेन्योर पूछा जा रहा है, एग्जामिनर टेन्योर पूछता है मेरे भाई, एग्जामिनर टेन्योर पूछता है। अच्छा, ये पता है किसी को एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? सर 1946 में। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली मेरे दोस्त इसका मुख्यालय है। अभी एक और अपॉइंटमेंट रहा था, इट इज इन बंधन बैंक, ओके? बंधन बैंक मेरे दोस्त, अनूप कुमार सिन्हा, ओके? इनको क्या बनाया गया है? चेयरमैन ऑफ बंधन बैंक, ओके? अनूप कुमार सिन्हा ये बंधन बैंक के चेयरमैन बने हैं। बंधन बैंक की बात कर ले, ये आपका 2015 में बना था मेरे भाई, और कोलकाता हेडक्वार्टर, ओके? कोलकाता। इवन एग्जाम में ना बंधन बैंक के एमडी एंड सीईओ का नाम पूछा गया था। एमडी एंड सीईओ कौन है? एमडी एंड सीईओ पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, ओके? पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, UIDAI, इसके अभी हेड बने हैं, ओके? सीईओ बने। क्या नाम है इनका? भुवनेश कुमार, भुवनेश कुमार, ओके? भुवनेश कुमार को UIDAI का सीईओ अपॉइंट किया। इन्होंने किसका स्थान लिया है? ठीक है, ये किसकी जगह पे आए हैं? अमित अग्रवाल की जगह पे। अमित अग्रवाल की जगह पे इनको अपॉइंट किया गया है। इवन जो ये UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2009 में ये बना था, इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ओके? इसके अलावा मेरे भाई एक है ASSOCHAM, एसोचैम। एसोचैम के जो सेक्रेटरी जनरल बनाए गए ये है मनीष सिंगल। कौन बने मेरे भाई? मनीष सिंगल, ओके? तो मनीष सिंगल है, इनको एसोचैम का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया। किसकी जगह पे ये बने? दीपक सूद की जगह पे, ओके? दीपक सूद की जगह पे इनको सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। बात समझ में आ रही बेटा? क्लियर है? आई होप सो इतने अपॉइंटमेंट आपके क्लियर होंगे। इसरो क्लियर होगा, यहाँ पर बंधन बैंक क्लियर होगा, एशियन गेम्स गोल्ड मेडलिस्ट AFI के प्रेसिडेंट बने वो क्लियर होगा, UIDAI क्लियर होगा, ओके? जो बच्चे न्यू जुड़े हैं उनको मैं बता दे रहा हूं कि थोड़ा सा समय लगता है, 3 दिन आप जुड़िए, तब आपकी चीजें समझ में आएंगी मेरे भाई कि किस तरीके से हमें चीजों को लेके चलना है, ओके? चलो आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट, इंडिया का पहला जो व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर है ये मध्य प्रदेश में अप्रूव हुआ है। कहां पर? मध्य प्रदेश में, ओके? अब आप कहोगे सर कितना इंपॉर्टेंट है ये? जितने मेरे दोस्त इसमें इंपॉर्टेंट लगा सकते हो ना उतने इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, ठीक है? तो इंडिया का फर्स्ट व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर अप्रूव्ड इन मध्य प्रदेश। सेंट्रल जो अथॉरिटी है उसने अप्रूव किया कि देश का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रहा है।
ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को इनिशियली प्रपोज किया गया था 2011 में, एंड इट विल बी स्टैब्लिश इन गोविंदगढ़ नियर द स्टेट ओनली व्हाइट टाइगर सफारी इन मुकुंदपुर। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा? एक मिनट रुकिएगा जरा, एक सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क्स कौन कौन से हैं मेरे भाई? मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार और कूनो। ओके, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो। बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो। ओके, अब यहां से और क्या चीजें हम लोग कर सकते हैं? यहां से हम लोग एक काम कर सकते हैं कि जो टोटल अभी अगर हम लोग टाइगर रिजर्व अपने देश में देखते हैं, तो हमारे यहाँ 57 टाइगर रिजर्व है। ओके, अब 57th टाइगर रिजर्व की बात कर ले या 55th की कर ले, जो हाल फिलहाल टाइगर रिजर्व बने हैं वो कौन कौन से हैं? किसी को आइडिया 57th टाइगर रिजर्व कौन सा है? दिमाग लगाइए ना। 52nd, 56th कौन सा है? मैं सिर्फ 2024 के लेके चल रहा हूं, अभी सिर्फ 2024 के। 2024 में बना है गुरु घासीदास, गुरु घासीदास तमौर, तमौर पिंगला टाइगर रिजर्व। ओके, और यहां पर मेरे भाई राता पानी, ओके, राता पानी टाइगर रिजर्व। तो 50 जो 7th है वो है राता पानी टाइगर रिजर्व, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, गुरु घासीदास तमौर पिंगला टाइगर रिजर्व ये आपका छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। इसके अलावा और भी है 55th, ये 2023 में बना था, धौलपुर करौली, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ओके, ये आपका राजस्थान में। ओके, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। इसके अलावा 2023 में एक और बना था, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश है इसलिए मेरे भाई इसको भी बता रहा हूं यहां पर, वीरांगना, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ये कहां पर है मेरे भाई? मध्य प्रदेश में, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश। बात समझ में आ रही है? डन। नेक्स्ट, गोवा के चीफ मिनिस्टर, इन्होंने अभी एक फेस्टिवल है मेरे दोस्त, ठीक है, SCIFI साइंस फेस्टिवल, इसका उद्घाटन किया है पणजी में। ओके, कहां पर मेरे भाई? पणजी में। तो गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत साहब का नाम याद रखिए, साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इसका नाम याद रखिए मेरे भाई, पणजी वेन्यू याद रखिए, विद विद्यान, ओके, विज्ञान, नॉट विज्ञान, विज्ञान। ओके, तो ये जो विज्ञान है, विज्ञान परिषद गोवा है, ठीक है, इसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया है डॉक्टर एम स्वामी, डॉक्टर MS, या ऐसे याद रख सकते हैं, M स्वामीनाथन साहब की सम्मान में, जो कि एक प्रोमिनेंट साइंटिस्ट थे। और इसका थीम था ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो इसमें तो देखो सिंपल सा है, रट्टा मारो आगे बढ़ो, इवेंट हो गया, इवेंट का थीम हो गया, किसके सम्मान में है, ठीक है, किसने ऑर्गेनाइज किया, कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ है, ठीक है, और किसने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है बेटा, डन, क्लियर हो गया? यार थोड़ा दम लगाइए, थोड़ा सेशन वेशन शेयर करिए, तब तो और आनंद आने वाला है मेरे भाई। ठीक है, थोड़ा दम लगाइए यार, थोड़े एफर्ट्स पुट करिए, आप लोग भी सपोर्ट करेंगे तो हमें भी बढ़िया लगेगा। कि हाँ जी भैया जी, बच्चे भी अपने साथ ही हैं, थोड़ा दम वो भी लगा रहे हैं यहाँ पर। ओके,
जैसे कि अभी एक इवेंट याद रख सकते हो आप लोग, एरो इंडिया। ओके, एरो इंडिया, ये आपका बेंगलुरु में होने वाला है। ओके, ये फरवरी में रहेगा। इसका 15th एडिशन है, 15वां संस्करण है एरो इंडिया का। अभी एक रहा था मेरे भाई इंडस फूड। इंडस फूड मेरे भाई, ये आपका ग्रेटर नोएडा में। ओके, ग्रेटर नोएडा में इसका 15वां संस्करण है। इसका ये 8वां संस्करण है, 8th एडिशन है। बात समझ में आ रही है? 8th एडिशन है मेरे भाई। अभी एक और रहा था ग्रामीण भारत महोत्सव। ठीक है, ग्रामीण भारत महोत्सव, ये कहा रहा था आपका दिल्ली में। ओके, और इसका उद्घाटन जो किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किया था। मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, ग्रामीण भारत महोत्सव का। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस एप्लीकेशन दिया आरबीआई के साथ। कुछ दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि यार उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बोर्ड ने अप्रूव किया है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बोर्ड ने अप्रूव किया है। और अब हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं मेरे भाई कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आरबीआई के पास अप्लाई कर दिया है किस चीज के लिए? लाइसेंस के लिए। ओके, और कौन से लाइसेंस के लिए मेरे भाई? तो लाइसेंस है यहां पर आपका यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। आप देखो, स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक बनने की कुछ शर्तें हैं, कुछ शर्तें ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक अप्लाई कर चुका है। ये अप्लाई कर चुका है मेरे भाई लाइसेंस के लिए। अब यहां पर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी अभी तक, देखो इससे पहले भी न्यूज हम लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन तब न्यूज में क्या था? तब न्यूज में ये था कि ये मेरे दोस्त इसके बोर्ड्स ने अप्रूव किया था, बोर्ड मेंबर ने या बैंक के बोर्ड ने अप्रूव किया था। अब इसने सीधे अप्लाई भी कर दिया है। क्लियर है बेटा? ओके। अच्छा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में। तो देखो, बेंगलुरु एक कारण से नहीं, तमाम कारणों से यहां पर न्यूज में आ गया है। एक कारण तो ये भी हो गया कि एरो इंडिया होने वाला, और एक कारण यहां पर ये भी पता चल गया मेरे भाई कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक न्यूज में, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में। अब कुछ शर्तें हैं, किसी को आइडिया बेटा शर्तें क्या है वो, जिनके बेसिस पे एक बैंक खुद को मेरे भाई कन्वर्ट करा सकता है यहां पर? या इतनी ये शर्तें होनी चाहिए पूरी, तब जाकर यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला कंडीशन तो ये है, SCHEDULED। ओके, शेड्यूल्ड स्टेटस। शेड्यूल्ड स्टेटस बैंक का होना चाहिए, बैंक के पास शेड्यूल्ड बैंक का स्टेटस होना चाहिए। और मिनिमम मेरे भाई उसके पास एक्सपीरियंस 5 ईयर का होना चाहिए, 5 साल का, 5 ईयर का। ठीक है, मतलब सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए 5 साल का। जो बैंक के शेयर हैं, बैंक के शेयर है, वो आपके स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने चाहिए। ठीक है, जो बैंक के शेयर है मेरे भाई, इट शुड बी लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ओके। तीसरा पॉइंट मेरे दोस्त, जो बैंक की मिनिमम नेटवर्थ है, नेटवर्थ मिनिमम वो कितनी होनी चाहिए? 1,000 करोड़। ओके, 1,000 करोड़ मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए एट द एंड ऑफ प्रीवियस क्वार्टर, एट द एंड ऑफ प्रीवियस क्वार्टर। ओके। आगे मेरे भाई चौथा पॉइंट यहां पर क्या बनेगा? इसका सीआरएआर मेंटेन होना चाहिए। भाई स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए सीआरएआर रिक्वायरमेंट कितनी है? 15%। कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट रेशियो, ये इनका मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा बोला है यहां पर कि इनको नेट प्रॉफिट होना चाहिए, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट कब होना चाहिए? तो ये कहते हैं कि नेट प्रॉफिट होना चाहिए इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, इन लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में, पिछले 2 वित्तीय वर्ष में। इसके बाद मेरे दोस्त और क्या हो सकता है? एक लाइन और इन्होंने बोली थी कि इनका ग्रॉस एनपीए रेशियो, नेट एनपीए रेशियो मेरे भाई लेस देन इक्वल टू 3%, लेस देन इक्वल टू 1% होना चाहिए। ऑल क्लियर? क्लियर है बेटा? इतना समझ में आ गया? डन? एक बार फिर से बता दे रहा हूं, जरा देख लीजिए, रिवीजन हो जाएगा।
शेड्यूल्ड स्टेटस होना चाहिए बैंक के पास मिनिमम, उसके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, सक्सेसफुल ट्रैक रिकॉर्ड उसका, बैंक का शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होना चाहिए, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में। ओके, नेटवर्थ उसकी 1,000 करोड़ एटलीस्ट होनी चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तब जाकर वो यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। CRAR 15% यहां पर होना चाहिए। नेट प्रॉफिट लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। ग्रॉस एनपीए रेशियो लेस देन इक्वल टू 3%, नेट एनपीए रेशियो लेस देन इक्वल टू 1% होना चाहिए। बात समझ में आ रही है भाई? ऑल क्लियर? चलो आप देखना, अब स्मॉल फाइनेंस बैंक की भी कुछ शर्तें हैं। हमारे देश में कुल मिलाकर टोटल 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ठीक है, 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है मेरे भाई। ओके, और ये जो 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसमें पहला जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है वो है कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। किसी भी स्मॉल फाइनेंस बैंक को ओपन करने के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक को ओपन करने के लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 200 करोड़ है। न्यूनतम पूंजी कितनी होनी चाहिए मेरे भाई? 200 करोड़ होनी चाहिए। ओके, न्यूनतम पूंजी 200 करोड़ यहां पर होनी चाहिए। इसके अलावा मेरे भाई यहां पर बोला गया है कि ये डिपॉजिट भी आपका एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और ये लोन भी प्रोवाइड करता है। ये डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करता है, लोन भी प्रोवाइड करता है। इसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर PSL जो टारगेट है, प्रायोरिटी सेक्टर जो लेंडिंग टारगेट है, वो कितना होना चाहिए मेरे भाई? तो PSL टारगेट जो होना चाहिए वो है 75%। FDI यहां पर कितनी होनी चाहिए, या FDI की लिमिट कितनी है यहां पर? 74%, 74%। क्लियर बेटा? एफडीआई की लिमिट कितनी है यहां पर? 74। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है उस टोटल 11 हो गए। फर्स्ट कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक इज अ कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट 200 करोड़ है, डिपॉजिट भी एक्सेप्ट कर रहा है, लोन भी प्रोवाइड कर रहा है। PSL टारगेट इसका 75% है, एफडीआई की लिमिट इसमें 74% है। और क्या था इसमें पॉइंट, और क्या था आशीष इसके अलावा? और कुछ मिस कर रहा हूं मैं मेरे भाई? ठीक है, और मैं कुछ मिस कर रहा हूं। हाँ, अगर किसी को स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस चाहिए तो 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10 ईयर का। देखो यहाँ यूनिवर्सल बैंक कन्वर्ट करने के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक चाहिए, 10 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक बनना है, ये 5 साल के एक्सपीरियंस होने के बाद आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। इवन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। अगर आप पेमेंट बैंक हो, ओके, अगर आप पेमेंट बैंक हो तब आपके लिए एक्सपीरियंस 5 साल का होता है, तब आपको 10 साल के एक्सपीरियंस की नीड नहीं है। ओके, अगर आप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हो तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी यहाँ पर स्मॉल फाइनेंस बैंक में खुद को कन्वर्ट करा सकते हैं, बशर्ते मेरे भाई उनके पास मिनिमम कैपिटल जो हो वो 100 करोड़ हो, और इनको विद इन 5 ईयर ये मेरे भाई उसको बढ़ाकर 200 करोड़ करना होगा। ओके, ये कुछ अपवाद थे स्मॉल फाइनेंस बैंक रिलेटेड, कि स्मॉल फाइनेंस बैंक अगर किसी को बनना है तो अगर पेमेंट बैंक है तब 10 साल का एक्सपीरियंस नहीं लगेगा, तब 5 साल के एक्सपीरियंस से काम हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को स्मॉल फाइनेंस बैंक बनना है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक से, तब 200 करोड़ की कैपिटल की नीड नहीं है, तब आप 100 करोड़ की पूंजी से काम चला सकते हैं। लेकिन वो है कि विद इन अ 5 ईयर, विद इन अ 5 साल मेरे दोस्त, 5 साल के भीतर आपको उसको 200 करोड़ करना होगा। ओके, डन? मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो एक बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट अपना यहां पर क्लियर हो गया स्मॉल फाइनेंस बैंक रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने अभी हज सुविधा एप्लीकेशन है इसको इंट्रोड्यूस किया है, और सरकार कह रही है कि जो भारतीय श्रद्धालु है, तीर्थ यात्री है मेरे भाई, तीर्थ यात्री हैं, उनको हेल्थ केयर सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, हेल्थ केयर सपोर्ट देने के लिए मेरे भाई, ओके, इस तरीके का यहाँ पर इनिशिएटिव लिया गया है। ओके, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते, पोर्टल वगैरह जो लॉन्च किए जाते तो इन पे तो आपको फोकस करके चलना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सिग्निफिकेंट स्टेप लिया है हज पिलग्रिमेज एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए। इन्होंने हज सुविधा एप्लीकेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया है, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर सर्विसेज इंडियन जो तीर्थ यात्री हैं उनको प्रोवाइड की जाएगी, और स्पेशल फोकस किया जाएगा जो एल्डरली लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं मेरे भाई, विशेषकर उन पर यहां पर ध्यान दिया जा रहा है इसके तहत। ओके, डन? अब मेरा एक सवाल मेरे भाई, अभी कुछ हज कोटा फिक्स किया गया था, हज कोटा कितना फिक्स किया गया 2025 के लिए? हज कोटा कितना फिक्स किया गया है 2025 के लिए? हज कोटा कितना फिक्स किया गया है? पता है मित्रों? देखे तो सही, कुछ को याद है कि नहीं है?
हाँ, 1,75,025, 1,75,025, 1,75,025। चलो एक और सवाल। जब ये हज कोटा को लेकर एग्रीमेंट हुआ था तो उस एग्रीमेंट को किसने साइन किया था? उस एग्रीमेंट को मेरे भाई साइन किसने किया था? एग्रीमेंट को। दो सवाल है सिर्फ मेरे भाई मेरे। तो माइनॉरिटी जो मिनिस्टर हैं उनका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर, देख रहे हैं, किरण रिजिजू साहब। इन्होंने हज एग्रीमेंट 2025 साइन किया था सऊदी अरब के जो मिनिस्टर साहब है उनके साथ मिलकर, हज और उमरा को लेकर जो मिनिस्टर साहब है, ओके। तब फीक बिन फवजान साहब, ओके, इनके साथ इन्होंने समझौता किया था। और कोटा फिक्स होता है 1,75,025 श्रद्धालुओं को लेकर, ओके, या तीर्थ यात्रियों को लेकर। 1,75,025 तीर्थ यात्रियों को लेकर, बार बार मैं बोल रहा हूं, 1,75,025 तीर्थ यात्री पिलग्रिम्स को लेकर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ओके। डन। अब देखो यार, एप्लीकेशन पोर्टल से क्वेश्चंस बनते हैं और बनते हुए आए हैं, तो क्यों ना इसको लेकर काम किया जाए, इस पे भी रिवीजन किया जाए। अक्सर ये वाला हमारा मिस हो जाता है। जैसे कि पोर्टल अभी एक न्यूज में रहा था, इसका नाम है ई श्रम पोर्टल, ओके। अभी जो ई श्रम पोर्टल है ये 22 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। ये 22 भाषाओं में, ये अनऑर्गेनाइज्ड जो सेक्टर वर्कर्स हैं उनके लिए एक ई श्रम पोर्टल है। इसको अभी अपग्रेड किया गया है। इट विल नाउ बी अवेलेबल इन ऑल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस, ओके। अभी तक ये या तो इंग्लिश में था, या फिर मेरे दोस्त हिंदी में था, या फिर कन्नड़ में था, या फिर मराठी में था, ओके। अब लेकिन ये कितनी भाषाओं में अवेलेबल है? ये 22 भाषाओं में अवेलेबल है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इवन जो एक मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक भाषिनी है, भाषिनी क्या है, एक तरीके से एआई बेस्ड एक ट्रांसलेटर है, ओके। इसको भी यहां पर इसके साथ जोड़ा गया है, ओके। इसका भी सपोर्ट लिया जा रहा है, ठीक है। मतलब ई श्रम पोर्टल को 22 भाषाओं के साथ अपग्रेड करने के लिए इस मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो भाषिनी परियोजना है इसका भी लाभ उठाया गया है। क्या गजब न्यूज है मेरे भाई, क्या गजब न्यूज है। मतलब बढ़िया तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। अब देखो, एक और पोर्टल न्यूज में रहा था, उसका नाम है बैंक नेट, ओके। क्या नाम है बेटा? बैंक नेट। बैंक नेट ये जो पोर्टल है इसको डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी हैं, ठीक है, नागा राजू, ओके, नागा राजू, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। पूरा नाम क्या है इनका वो जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा मेरे भाई, ओके। तो मुद्दे की बात पर आते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी एम नागा राजू साहब, इन्होंने अभी एक ई ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल बेटा? ई ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किया है, ओके। क्लियर है? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? जो पहली दफा जुड़े होंगे वो सोच रहे होंगे यार न्यूज कुछ और है, ये पढ़ा कुछ और रहे हैं। हज सुविधा एप्लीकेशन है और ये पोर्टल जबरदस्ती यहां पर लपेट रहे हैं। तो यहां पर मतलब समझिए, मतलब क्या है मेरे भाई, इस तरीके से लेके चलने का। यहां पर ये है कि पोर्टल न्यूज में आए तो हमने वहां पर एक दो चीजें ऐसी भी कनेक्ट कर ली जो कि प्रीवियस पोर्टल से रिलेटेड रही हैं। हमारा सिर्फ पर्पस ये है कि न्यूज को पढ़ाना नहीं, हमारा पर्पस यहां पर ये है कि न्यूज को याद कराना, उसके साथ पुरानी न्यूज को भी पढ़ाना। तो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी का नाम है एम नागराजू, उनके द्वारा बैंकनेट ई ऑक्शन पोर्टल लॉन्च किया गया था। वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ई ऑक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के ई ऑक्शन के लिए, ओके। एक और पोर्टल लॉन्च किया गया था, उसका नाम है भारत पोल। क्या नाम है बेटा? भारत पोल, ओके। ये भारत पोल जो पोर्टल है ये अमित शाह है, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था। अब इसका पर्पस क्या है? तो इन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जो इंटरपोल है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में है मेरे भाई, उसके थ्रू अगर हमें इंटरनेशनल असिस्टेंस चाहिए अपनी, जो भी हमें, हम कोई इन्वेस्टिगेशन वगैरह कर रहे हैं उसमें अगर हमें इंटरनेशनल असिस्टेंस चाहिए थ्रू द इंटरपोल, तो वो सारी रिक्वेस्ट कैसे प्रोसेस होंगी? इस भारत पोल पोर्टल के माध्यम से होंगी। अब ये जो भारत पोल पोर्टल है ये बनाया किसने मेरे भाई? सीबीआई ने, ओके। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इस पोर्टल को तैयार किया गया है। क्लियर है दोस्त? सेंट्रल ब्यूरो, सी मतलब सिंपल शब्दों में बोले तो सीबीआई के द्वारा यहां पर इस पोर्टल को तैयार किया गया है, ओके। बात क्लियर हो रही है? इसके अलावा और क्या हो सकता है, और क्या कनेक्ट हम लोग कर सकते हैं, और क्या कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ 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 हाँ। चलो अब इसके आगे न्यूज कनेक्ट करते हैं, नेक्स्ट वाली।
यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इसके प्रेसिडेंट का नाम है फिलेमोन यांग। ओके, और ये अभी उच्च स्तरीय वार्ता के लिए भारत आएंगे। अरे वाह, गजब न्यूज है मेरे दोस्त ये तो। ठीक है कि ये उच्च स्तरीय वार्ता के लिए भारत में आ रहे हैं। अब वो वार्ता का उद्देश्य क्या है वो हमें देखना पड़ेगा। तो मुद्दे की बात यह है कि यूनाइटेड नेशन जो जनरल असेंबली है, इसके प्रेसिडेंट का नाम याद रखिए पहले तो, फिल्मोन यंग। फिल्मोन यंग अभी सितंबर में ही बने हैं। ओके, 4 दिन की यात्रा पे रहेंगे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एच जयशंकर साहब के इनविटेशन के बाद। ओके, ये सितंबर में गद्दी पर आए हैं। ये एक अ पैक्ट फॉर द फ्यूचर, ओके, इसको देख रहे हैं, इसके एडॉप्शन को देख रहे हैं, जो कि एक डॉक्यूमेंट है, विजन डॉक्यूमेंट है, जिसका पर्पज है कि जो ग्लोबल चैलेंजेस नहीं है उन सभी को मेरे दोस्त बेहतर करना। ओके, इनका उद्देश्य ही यही है। मतलब ये जो एक विजन डॉक्यूमेंट है, इसका उद्देश्य है कि वैश्विक चुनौतियों के लिए बहुपक्षीय समाधानों को बढ़ावा देने के लिए ये एक विजन दस्तावेज है, विजन डॉक्यूमेंट है। ओके, अब यहां पर ये कह रहे हैं कि इससे पहले ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैमरून के तौर पर भी काम कर चुके हैं। ये है ना गजब पॉइंट मिला मेरे भाई। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैमरून। ठीक है, अब आप ये कर सकते हो कि इसके साथ या तो इंटरनेशनल जो न्यूज रही है उनको उठा लो मेरे भाई। ठीक है, या फिर ये काम कर सकते हो, और क्या कर सकते हैं कि जो विजिट वगैरह रही है उनको उठा लो। जैसे इंटरनेशनल न्यूज में आप उठा सकते हो कि अभी हाल फिलहाल हमने देखा था कि इंडोनेशिया न्यूज में रहा था। क्यों रहा था इंडोनेशिया न्यूज में? क्योंकि वहां पर एक माउंट एबू है, ये इरप्ट हुआ था मेरे भाई। अब तो रट गया होगा। इंडोनेशिया के साथ भारत की एक एक्सरसाइज होती है गरुड़ शक्ति। ओके, और एक है मेरे भाई गरुड़ और वरुण शक्ति। अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट कर देना, ठीक है। गरुड़ शक्ति और वरुण शक्ति। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो। ये अभी रिपब्लिक डे परेड के दौरान चीफ गेस्ट थे। ओके, भारत ने अभी इंडोनेशिया के साथ म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में भी एक एग्रीमेंट साइन किया। इवन कोस्ट, ये शायद नहीं नहीं, अभी म्यूचुअल फंड याद रखो, म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में भी भारत ने यहां पर इसके साथ समझौता किया है। ओके, अब रिपब्लिक डे से यार याद आया, जो कि तुम लोग याद नहीं करोगे, हम लोगों ने पढ़ा था कि रिपब्लिक जो डे परेड रही थी, ओके, उस परेड के दौरान जो झांकियां निकली थी, ठीक है, उन झांकियों में एक ने टॉप किया था, किसी पर्टिकुलर मंत्रालय की ने टॉप किया था। कुछ याद आ रहा मेरे भाई? वो क्या था न्यूज यार? तो उस पहले दूसरे तीसरे पे कौन सा रहा था? क्या उत्तर प्रदेश का पहले पे रहा था? कौन सा रहा था? कुछ तो रहा था ना, याद आ रहा हो? चलो एक लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। ओके, बाकी सारे आप लोग रिवाइज करना। मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, इसको अभी बेस्ट टैब्लू अवार्ड दिया गया है। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर है, इसको अभी मेरे दोस्त बेस्ट टैब्लू अवार्ड दिया गया है। बस मेरा सवाल एक और यहां पर बनता है, इस टैब्लू, ये टैब्लू किस पर बेस्ड थी? तो ये जनजातीय गौरव वर्ष पर बेस्ड थी। ओके, जनजातीय, इसका थीम याद रख सकते हो, जनजातीय। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर हैज बीन अवार्डेड दी बेस्ट टैब्लू फ्रॉम दी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। कैटेगरी जरूर याद रखना, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, इस कैटेगरी से इसने यहां पर टॉप किया है। डन बेटा, मजा आ रहा है ना? एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा हम लोग यहां पर कनेक्ट कर पा रहे हैं। और जब कनेक्ट कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर पे मेरे दोस्त करंट अफेयर्स भी अपने को इंटरेस्टिंग लग रहा है। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट, ट्रॉपेक्स एक इंटर सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है, जिसमें कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, इन सब का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। कल ही मैंने आपको एक एक्सरसाइज पढ़ाई थी, इकोवेरिन एक्सरसाइज। ट्रॉपेक्स पे तो आएंगे। इकोवेरिन्स भारत की मालदीव्स के साथ एक्सरसाइज अभी ताजा ताजा थी, कल ही हम लोगों ने पढ़ी है, इसलिए यहां पर हम लोगों ने इसको कनेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज पे। ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज क्या है? तो ट्रॉपिक्स 25 थिएटर लेवल एक ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज है, मोस्ट सिग्निफिकेंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया के द्वारा कंडक्ट की जाती है विद द इंडियन नेवी एट इट्स कोर। ओके, जिसमें इंडियन नेवी मेरे भाई कोर होता है। इसमें सीनियर ऑफिसर ऑफिसर होंगे। इसमें आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस विशाखापट्टनम, आईएनएस सतपुड़ा, ठीक है, लीडिंग प्लेटफॉर्म डॉक आईएनएस जलाश्वा। ओके, ये सब देखने को मिलेंगे। ओके, तो लेकिन आप इतना याद रखिए, ट्रॉपेक्स एक एक्सरसाइज है, इंटर सर्विस मिलिट्री एक्सरसाइज है। ओके, इंटर सर्विस मेरे दोस्त मिलिट्री एक्सरसाइज है। डन, ऑल क्लियर?
अब यहां से क्या और कनेक्ट कर सकते हो, तो यहां से मेरे दोस्त आप एक काम कर सकते हो कि जो डिफेंस न्यूज है उनको पकड़ लो कि हाल फिलहाल डिफेंस रिलेटेड कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। हाँ जी, लिए गए हैं। क्या इनिशिएटिव लिए गए, उनको आप पकड़ सकते हो। सोचो सोचो, कोई दो चार चीजें सोचो मेरे भाई, क्या डिफेंस इनिशिएटिव लिए गए अभी। 2025 को कुछ लोग मना रहे हैं क्या, ईयर ऑफ रिफॉर्म। ओके, ये डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला था, डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था, राजनाथ सिंह साहब ने कहा है कि हम मेरे दोस्त आर्म्ड फोर्सेस को मॉडर्नाइज करना चाहते हैं और उस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर ईयर ऑफ रिफॉर्म मना रहे हैं, ईयर ऑफ रिफॉर्म 2025 को। ओके ठीक है भाई, चलो इतना याद रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। UK become the first nation to outlaw AI tool used to generate child sexual abuse content। पहले तो इसको बताता हूं ये होता क्या है। AI जनरेटेड ये चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल है, कंटेंट, इसमें क्या क्या आ रहा है, इसमें आता है इमेजेस एंड वीडियोस ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज दैट हैव बीन पार्शियली और कंप्लीटली, या तो पार्शियली या कंप्लीटली क्रिएटेड यूजिंग द टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन टूल। ओके, even AI enabled software can also be used to nudify real images of children by replacing one's child face with another। ठीक है, ये बेसिकली इसलिए बता रहा हूं कि आपको थोड़ा इसकी परिभाषा के बारे में पता हो, इसके बैकग्राउंड के बारे में पता हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही है कि हमें एआई तो इस्तेमाल कराना है, लेकिन एआई का मिसयूज नहीं इस्तेमाल कराना है। ठीक है, तो हमें कहीं ना कहीं ये जो जनरेटिव एआई टूल है, ठीक है, उसके जो यूजेस हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल क्रिएट करने के लिए, उसको रोकना है। ठीक है, इस पे नकेल कसनी है, और उस उद्देश्य से यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट गवर्नमेंट बन गया, फर्स्ट नेशन बन गया है, ठीक है, जो इसको लेकर यहां पर कानून भी ला रहा है। यूके होम ऑफिस अनाउंस 4 न्यू पीसेस ऑफ लेजिस्लेशन एम्ड एट टैकलिंग द थ्रेट ऑफ एआई जनरेटेड CSAM। ओके, CSAM क्लियर है बेटा, है कि नहीं है बढ़िया न्यूज। क्यों नहीं एग्जामिनर यहां से पूछेगा मेरे भाई, निश्चित तौर पे पूछेगा। ठीक है, तो कोशिश करो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आईबीए ऑनर कर्नाटक बैंक विद 6 अवार्ड। आईबीए ने यहाँ पर बैंक, कर्नाटक बैंक है उसको सम्मानित किया, इंडियन बैंक एसोसिएशन ने मेरे भाई। ओके, और क्यों सम्मानित किया है, 6 अवार्ड क्यों दिए हैं, तो वो है बैंकिंग टेक्नोलॉजी एक्सीलेंस के लिए यहाँ पर इसको सम्मानित किया गया है। तो कर्नाटक बैंक वन अवार्ड इन 6 कैटेगरीज। ओके, एट द 20th एनुअल बैंकिंग टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस एक्सपो सिटेशन 2024, इसको इंडियन बैंक एसोसिएशन के द्वारा इंस्टीट्यूट किया गया था और कर्नाटक बैंक को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। ठीक है भाई, डन। इसके अलावा और क्या देख सकते हैं, अच्छा इसमें चलो ये भी देख लो, बेस्ट टेक टैलेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बेस्ट आईटी रिस्क मैनेजमेंट, बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक, बेस्ट फिनटेक एंड डीपीआई अडॉप्शन, ओके, बेस्ट डिजिटल सेल पेमेंट एंगेजमेंट, बेस्ट एआई एमएल अडॉप्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग एडॉप्शन। ओके, तो यहाँ पर सम्मानित किया गया। आप पहला वाला पेज याद रखो, उससे चीजें क्लियर होंगी। अभी एक संस्था न्यूज में थी, इसका नाम था बजाज ब्रोकिंग। कल भी मैंने ये अपने वॉरियर प्रो में रिवीजन भी कराया था, कल भी मैंने शायद आपको बताया था मेरे भाई। बजाज ब्रोकिंग ने भी एक बैंक के इसके साथ इसके साथ समझौता किया है, इसका नाम है तमिलनाड मर्केंटाइल बैंक। ओके, किस चीज के लिए, 3 in 1 सॉल्यूशन ऑफर करने के लिए। अब ये 3 in 1 सॉल्यूशन में क्या क्या ऑफर किया जा रहा है, तो ये कह रहे हैं कि बैंकिंग, ओके, ब्रोकिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बैंकिंग, ब्रोकिंग, इन्वेस्टमेंट, ये सारी सर्विसेज आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं। ओके, अभी आरबीआई ने एक बैंक है, इसका नाम है सांगली, ओके, सहकारी बैंक है, इसके ऊपर से 2.5 साल बाद जो रेस्ट्रिक्शन है वो हटा दिए मेरे भाई। ठीक है, 2.5 साल बाद रेस्ट्रिक्शन हटा दिए। एक है वीएफएस कैपिटल, इस बीएफएस कैपिटल ने स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया ऑन टैप स्कीम के तहत। ओके, स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइसेंस के लिए इसने अभी अप्लाई किया, बीएफएस कैपिटल ने। ओके, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अभी मेरे भाई एक टैब बेस्ड डिजिटल ऑनबोर्डिंग सुविधा शुरू करी है, डिजिटल ऑन बोर्डिंग। ओके, किसके लिए, एनआरआई के लिए। ओके, एनआरआई अकाउंट ओपनिंग के लिए कौन कौन से अकाउंट ओपन करा सकते हैं, एनआरओ, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट ये ओपन करा सकते हैं।
इवन अभी एक बैंक और न्यूज में रहा था, इट वाज फेडरल बैंक, ओके। फेडरल बैंक ने फेड वन लॉन्च किया है, ओके। फेड वन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया कॉर्पोरेट बैंकिंग के लिए, इसका नाम है मेरे भाई फेड वन, ओके, फेड वन। इवन एसबीआई ने दो अभी नए प्रोडक्ट लॉन्च किए थे, एक का नाम था पैट्रॉन, ओके। ये बेसिकली एक एफडी है, फॉर मतलब टर्म डिपॉजिट स्कीम है। 80 वर्ष या उससे ऊपर के जो व्यक्ति हैं उनके लिए सुपर सीनियर सिटीजन के लिए पैट्रॉन मेरे भाई। पैट्रॉन के अलावा अभी इन्होंने एक हर घर लखपति, ओके, हर घर लखपति स्कीम भी लॉन्च करी है। हर घर लखपति स्कीम भी लॉन्च करी है। एक और यहाँ था यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो लेटेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है मेरे भाई, 12वें नंबर का था, लेकिन एक मर्ज हो गया तो ये 11वें नंबर का, मतलब 12वें नंबर का था। हमारे देश में 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो भारत पे जो कि इसमें स्टेक रखता है, असल में इसमें दो हिस्सेदार हैं। एक हिस्सेदार तो है सेंट्रम, सेंट्रल फाइनेंशियल सर्विसेज, ओके। तो सेंट्रम जो फाइनेंशियल सर्विसेज है उसके पास 51% हिस्सेदारी है। और भारत पे की जो पेरेंट कंपनी है आरआईपीएल, आरआईपीएल मतलब रेजिलियंट इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड, उसके पास 49% हिस्सेदारी है। अब ये कह रहा है कि मैं अपनी 49% हिस्सेदारी में से यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में 25% हिस्सेदारी बेचूंगा, 25% हिस्सेदारी अपनी में बेचूंगा। और कितने में बेचूंगा मेरे भाई? 800 मिलियन यूएस डॉलर में, ओके, 800 मिलियन यूएस डॉलर में। बात समझ में आ रही बेटा? क्लियर है कि नहीं? गजब न्यूज मेरे दोस्त है, यहां से मिलना ही है एग्जाम में आपको। एक और गजब बताता हूं जो आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है कि एचडीएफसी बैंक को अलाउ किया है कि आप एग्रीगेट 9.5% तक हिस्सेदारी ले सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक में, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में और कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक में, ओके। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इसमें 9.5% तक हिस्सेदारी लेने के लिए एचडीएफसी बैंक को अलाउ कर दिया है यहां पर। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है नवीन चावला जी, इनका निधन हो गया है, ओके, ठीक है, नवीन चावला जी मेरे भाई। तो फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवीन चावला जी ये 16वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं, और ये इलेक्शन कमिश्नर रहे थे 2005 से 2009 तक। उसके बाद ये अप्रैल 2009 में जुलाई 2010 तक मेरे दोस्त बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी काम किए थे, ओके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। ईसीआई ये एक स्टैचुरी बॉडी है, एक एक्ट से बनी है इसलिए स्टैचुरी बॉडी है ना सर, ये स्टैचुरी बॉडी नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। जो संविधान के आधार पर बनेगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो एक्ट के आधार पर बनेगी वो स्टैचुरी बॉडी, ओके। अब ये एक स्टैचुरी बॉडी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल? तो सर क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशन जो अपना है उसके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया है, किस चीज के लिए? फ्री और फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, ओके। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए 25 जनवरी 25 जनवरी 1950 को ये बना था। इसी 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, ओके। नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी इसको हम लोग मनाते हैं। इसका मुख्यालय आपका न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय मेरे भाई। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हैं? वर्तमान चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? राजीव कुमार जी, ओके, राजीव कुमार। और जो इलेक्शन कमिश्नर है 1+2 चलता है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दो इलेक्शन कमिश्नर, ओके। तो ये है ज्ञानेश, अगर गलत हूं तो करेक्ट कर देना बेटा, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सुखबीर सिंह संधू, ओके। सुखबीर सिंह संधू इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, एंड राजीव कुमार इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये किस नंबर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है? तो ये भी याद रख सकते हैं 25th नंबर के, 25वें नंबर के ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ओके। किस नंबर के बेटा? 25वें नंबर के। इसके अलावा और क्या यहां से कनेक्ट किया जा सकता है? एक तो स्टैटिक हो गया, एक हम लोग ऑबिचुरी भी पिक कर सकते हैं कि जो हाल फिलहाल ऑबिचुरीज रही है मेरे भाई, कौन कौन का देहांत हुआ है। जैसे कि अभी एक ब्रिटिश ऑथर है, इनका निधन हो गया था। इन्होंने ऊपर अब जाके एक लॉज बना लिया है। ये कह रहे हैं कि अब मेरे को धरती पे लॉज नहीं बनाना, मेरे को ऊपर जाना है। इनका नाम है डेविड लॉज, ओके, डेविड लॉज मेरे भाई। 2 बुकर प्राइज नॉमिनी, ठीक है, 2 बुकर प्राइज नॉमिनी, ठीक है, ब्रिटिश ऑथर, ठीक है, ब्रिटिश ऑथर। डन? क्लियर बेटा? तो ये रहा ओवरऑल सेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा। ऐसे तो और भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ ऑब्चुरीज, जैसे कि अभी एक डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम साहब, ओके, राजगोपाल चिदम्बरम साहब का निधन हो गया।
इंडिया के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, ओके, न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसके ये आर्किटेक्ट रहे हैं, आर्किटेक्ट, ओके, इंडिया के न्यू फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भी रहे हैं, ओके, फॉर्मर प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर, बड़ा नाम है मेरे भाई ये। इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, इनको पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अब देखो यार, पद्म विभूषण अवार्ड की बात हुई है तो यार एक काम करते हैं, अभी रिसेंट के जो पद्मा अवार्ड्स रहे हैं उनका भी रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। मैं तो, मेरे दोस्त, वो वाली कहावत है ना कि बाल से भी खाल निकालने वाली, तो वो निकाल ले रहे हैं, ठीक है। अभी पद्मा अवार्ड का अनाउंसमेंट, क्यों थैंक यू कर रहे हो? पद्मा अवार्ड पे आओ ना, बताओ मेरे को भाई, इस बार पद्मा अवार्ड कितने लोगों को दिया गया है? रिवीजन करते हैं ना, पद्मा अवार्ड का रिवीजन करते हैं। इस बार टोटल 139 लोगों को दिया गया, पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण, पद्मश्री, तो पद्मश्री कितनों को दिया गया? ठीक है, 113 हो गया, टोटल मिलाकर ये बैठ जाएगा आपका 139। इसमें महिलाएं कितनी थी, वीमेन कितनी थी? तो 23, तो इसमें मेरे दोस्त महिलाएं थी, ओके। इस लिस्ट में मेरे भाई 10 लोग ऐसे थे जो कि आपके उस कैटेगरी से आते, जो फॉरेनर हैं, जो एनआरआई हैं, जो पीआईओ है, या फिर ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। 13 लोग ऐसे हैं जिनको पोस्ट्यूमसली सम्मानित किया गया, मरणोपरांत सम्मानित किया गया है, ओके, मरणोपरांत मेरे दोस्त सम्मानित किया गया। अब इसमें से 7 लोग कौन से हैं जिनको पद्म विभूषण अवार्ड इस वर्ष दिया गया? पद्म विभूषण 1 2 3 4 5 6 7, तो इन 7 लोगों में एक नाम तो है मेरे भाई डी.एन. रेड्डी साहब, ओके, डी.एन. रेड्डी, ठीक है। डी.एन. रेड्डी साहब को मेडिसिन के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। दुब्बूर नागेश्वर रेड्डी। एक है जगदीश सिंह खेहर साहब, जगदीश सिंह खेहर साहब, ओके, इनको पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फर्स्ट, मतलब फॉर्मर फर्स्ट सिख चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ओके। एक नाम है मेरे भाई कुमुनिधि रजनीकांत लाखिया, ओके, कुमुनिधि रजनीकांत लाखिया, लाखिया, इनको आर्ट के क्षेत्र में सम्मानित किया गया है। लक्ष्मी नारायण सुब्र सुब्रमण्यम, ओके, सुब्रमण्यम, इनको किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया मेरे भाई? आर्ट के क्षेत्र में। M.T. वासुदेवन नायर साहब, इनको मरणोपरांत सम्मानित किया गया है लिटरेचर एजुकेशन के क्षेत्र में। और सोचिए, और दिमाग लगाइए, 2 और है। ओसामू सुजुकी, ओके, ओसामू सुजुकी, मरणोपरांत सम्मानित किया गया इनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में, ओके, ट्रेड एंड इंडस्ट्री। एक नाम है शारदा सिन्हा, बिहार कोकिला मेरे भाई, ओके, शारदा सिन्हा, इनको भी मरणोपरांत सम्मानित किया गया आर्ट के क्षेत्र में। असल में इस बार सबसे ज्यादा आर्ट में दिए गए हैं पद्म विभूषण अवार्ड भी, ओके। टोटल 7 में से 3 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड आर्ट के क्षेत्र में दिया गया, एक को मेडिसिन, एक को पब्लिक अफेयर, एक को लिटरेचर एजुकेशन, एक को ट्रेड एंड इंडस्ट्री के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। मजा आया? क्लियर हुआ बेटा? डन? और रिवीजन करना है? और करना है तो बताइए मेरे भाई। चलो इतना ही रखते हैं मेरे भाई, अगली क्लास शुरू हो चुकी है आपकी, ठीक है। ये रहा ओवरऑल सेशन, आई होप बढ़िया लगा होगा। आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश रहेगी कि आप लोगों को जो मैंने बर्थडे गिफ्ट दिया है, अभी भी जस्ट मैंने स्टोर पे चेक किया है, एप्लीकेशन पे चेक किया है मेरे भाई, ठीक है। ये प्राइस अभी भी मेरे को कम दिख रहा है, तो अगर आप लोगों ने मिस कर दिया है कल वॉरियर प्रो बैच मेरा, तो प्लीज अभी जाकर एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि इसके प्राइस 1562 वापस हो जाएंगे 12 महीने के लिए, क्योंकि इसके प्राइस 999 सिर्फ बर्थडे पर मेरे दोस्त रिटर्न गिफ्ट के तौर पे आप लोगों के लिए किया गया था, कि आप लोगों को सपोर्ट दिया जाए। आप लोग मेरे भाई अगर अफोर्ड नहीं कर पा रहे, जिसको अफोर्ड कर पाए, तो ये बहुत ही रेयर होता है, साल में 2 या 4 बार ही हो पाता है, जिसमें एक मेरा बर्थडे वाला दिन होता है। तो आप कोशिश करिएगा अड्डा 24/7 एप्लीकेशन हमारा इंस्टॉल करिएगा, उसके थ्रू आप जाकर ये स्टोर में जाकर ये बाय 168 कोड लगाइएगा, प्लस कॉइन सेलेक्ट करिएगा, ये आपको 999 का पड़ेगा। इसमें आपको 5 बैचेस मिलेंगे, सारथी मिलेगा, मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा, मेंस स्पेशल स्ट्रैटेजी के चक्रव्यूह बैच, ये सारे बैचेस आपको इसमें मिलेंगे। ये हमारा फाउंडेशन बैच है मेरे भाई सारथी, जिसमें फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस आपकी चल रही है। इवन टेस्ट गुरु के भी प्राइस जो 279 है, वो अभी भी 1999 आपको दिख रहा हो, 199, ओके, 199 में आपको अब क्या एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया है, यहाँ पर 10 एसबीआई क्लर्क के प्री के फुल लेंथ मॉक टेस्ट और 10 एसबीआई पीओ प्री के फुल लेंथ मॉक टेस्ट और ऐड कर दिए। वैसे तो ये टेस्ट सीरीज सिर्फ जनरल अवेयरनेस के लिए मेरे भाई, इसमें आपको एसबीआई क्लर्क मेंस के जीए के 15 टेस्ट, एसबीआई पीओ मेंस के जीए के 15 टेस्ट, आरबीआई गवर्नमेंट स्कीम के 15 टेस्ट, स्टेटमेंट बेस्ड करंट अफेयर्स के 20 टेस्ट मिलते हैं। इसमें एडिशनल आपको ये 10 टेस्ट बिल्कुल फ्री, मतलब कि जिन बच्चों ने एनरोल कर रखा है उनको तो फ्री है, उनको तो एक्स्ट्रा पे ही नहीं करना, ओके। आपको यहाँ पर बाकी जो बच्चे अब नए भी लेना चाहते तो ये समझ लीजिए कि जो प्री के लिए भी जा रहे हैं उनके लिए भी ये कोड सभी में मेरे भाई Y168 है, और इसके प्राइस भी
मान के चलना 12 बजे के बाद ये आपके चेंज हो जाएंगे और चेंज होकर मेरे भाई 279 पे आ जाएगा। तो कोशिश करो तुरंत जाके इसको एनरोल कर लेना। ओके, बाकी किसी भी तरीके का डाउट है मेरे दोस्त तो आप यहाँ पर वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। हाँ याद रखिएगा आज 3 PM फिर दोबारा हम लोग मुलाकात करेंगे। 3 PM फिर से मेरे दोस्त जीए भाई आशीष गौतम जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें 1,28,000 बच्चे हैं उसमें हम लोग क्विज करेंगे। ठीक है, तो 3 बजे मुलाकात करेंगे। कल भी क्विज हुआ था, इसमें 18 क्वेश्चंस कल कराए गए थे। आज भी लगभग लगभग मेरे भाई 18 से 20 क्वेश्चंस आज भी कराए जाएंगे। तो समय निकालकर